हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नवमीत पाठशाला। तो आज हम लोग अजंता की बात की जो गुफा है, बाघ गुफा, हम उसकी बात करते हैं। भारतीय चित्रकला की जो परंपरा हमारी जो लगातार चलती आ रही है, ठीक है, उसकी जो आगे की जो प्रतिनिधि करती है वो है हमारी बाघ की गुफाएं। ठीक है, तो आज यहाँ हम लोग बात करेंगे कि ये किस राज्य में है, क्या इनकी स्थिति है, कौन सी नदी के पास है। ठीक है, जैसे हमने अजंता की स्थिति और विस्तार के बारे में बात की, हम वैसे ही बाघ गुफाओं की हम बात करेंगे कि किसके टाइम पीरियड में ये गुफाओं का निर्माण हुआ और कहाँ कहाँ इसकी स्थिति है। ठीक है, तो बाघ गुफाओं की हम बेसिकली बात करें तो बाघ गुफाएं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी में है और धार जिले में, ठीक है, एमपी के धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर इनकी स्थिति है बाघ गुफाओं की। अजंता से इसकी दूरी का अगर हम लोग बात करें तो 400 किलोमीटर अजंता से इसकी दूरी है। लेकिन वर्तमान में इनका मध्य प्रदेश है, लेकिन पहले इनकी जो स्थिति थी वो थी ग्वालियर, ग्वालियर राज्य में। प्राचीन जो इनकी स्थिति मानी जाती थी वो थी ग्वालियर राज्य में। तो थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, ग्वालियर राज्य के अंदर। ठीक है, तो और यहाँ पे एक बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर था। ठीक है, इसीलिए यहाँ माना जाता है कि बाघ गुफाओं का नाम बाघ पड़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की किसकी स्थिति क्या है कि ये मध्य प्रदेश में है, धार जिले में है वर्तमान में। पहले इनकी स्थिति ग्वालियर राज्य में थी और अजंता से इनकी दूरी है 400 किलोमीटर, हम देख सकते हैं। ठीक है, ये है, ठीक है, ये बाघ केव है, ये बाघ गुफाएं हैं और उसके बाद में अजंता है। तो इनकी जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कि जो बाघ का है किस गांव के समीप है ये। तो बाघ की जो स्थिति है वो जो आसपास का जो हम लोगों ने बात की थी अजंता की, तो अजंता के पास में अजंते करके उनका एक ग्राम था। ऐसे ही बाघ गुफाओं की बात करें तो बाघ गुफाओं के पास भी बाघ ग्राम है। ठीक है, इसी की वजह से इनका नाम बाघ गुफा पड़ सकता है। उसके अलावा जो नर्मदा की सहायक नदी है बागिनी, ठीक है, उसी के किनारे विंध्याचल पर्वत पर ये फैला हुआ है 675 मीटर पे। ठीक है, 675 मीटर में ये फैला हुआ है। और जो बागिनी नदी है, इससे जो इसकी ऊंचाई मानी जाती है, तो इससे किनारे से इसकी ऊंचाई मानी जाएगी 150 फीट। ठीक है, ये जो नदी का जो तट है, इससे इसकी ऊंचाई है 150 फीट। उस पर्वत पर ये फैली हुई हैं। ठीक है, अब लोग हम बात करते हैं कि प्राचीन जो इसका नाम था वो क्या रहा है। एग्जाम में बाघ गुफा ना पूछ के कलायन पूछ सकता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो प्राचीन जो यहाँ इसका नाम माना जाता है वो कलायन माना जाता है। पुरातत्व विभाग ने इसका जीर्णोद्धार करने की जो योजना बनाई थी, ठीक है, तो ये 1929 में 1929 में, ठीक है, और यहाँ से जो हमें ताम्रपत्र मिलता है उससे ये पांडव गुफा पाई जाती है। ये पांडव का जो टाइम पीरियड था उसी टाइम पीरियड की एक गुफा मानी जाती है, इसीलिए इन्हें पंच पांडव भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें पंच पांडव गुफा भी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे, कलायन आ सकता है, पंच पांडव आ सकता है, बाघ गुफा ना देखे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखें। फिर उसके बाद में, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे वही स्थानीय लोग इन्हें पंच पांडव, पांच पांडव भी बोलते हैं। ठीक है, बाघ गुफा नहीं बोल के इन्हें पंच पांडव, पांच पांडव भी कहते। तो इसकी खोज किसने की? ठीक है, हम खोज पे आते हैं कि इनके खोजकर्ता कौन है। तो इनके खोजकर्ता माने जाते हैं लेफ्टिनेंट डेंजरफिल। ठीक है, लेफ्टिनेंट डेंडरफील्ड। ठीक है, फिर इनका जो विवरण प्रस्तुत हुआ उसके बाद में वो इन्होंने जो दिया है, इन्होंने इनकी जो एक पत्रिका थी, ठीक है, साहित्य विनिमय संघ, इसमें इनका ये जो विवरण है बम्बई में ये छपा था। ठीक है, तो इससे यहाँ की बात गुफाओं के बारे में हमको पता चलता है। इसके बाद जो आए डॉक्टर इम्पे
उन्होंने इनको विवरण संक्षिप्त में फिर उसके बाद प्रस्तुत किया। 1907 से 1908 में कर्नल C.E. लव्यूडर ने इन गुफाओं को देखा, फिर मुंबई की रॉयल सोसाइटी में इनका निबंध लिखा। ठीक है, तो उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट आपके बनते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि यहाँ की जो गुफाएं हैं इनका उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है, ये कौन सी गुफाएं मानी जाती है। जैसे हमने देखा अजंता में चैत्य गुफाएं थी, विहार गुफाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं कि यहाँ की गुफाओं का उद्देश्य क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये गुफाएं महायान गुफाएं थी। तो महायान की हम बात कर चुके हैं। महायान क्या होता है? ठीक है, जो मूर्ति पूजक थे, ठीक है, मूर्ति पूजा जो करते थे वो संप्रदाय महायान का था। ठीक है, और ये जो होते हैं ये चिन्ह जो अमूर्त स्वरूप होता है उसको मूर्त रूप में ये उसकी उपासना करते हैं। उसके बाद में बौद्ध धर्म का ये मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये मुख्य केंद्र रहा है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो ये जो गुफाओं का निर्माण था उसका उद्देश्य रहा है आवास हेतु, प्रवचन हेतु, श्रवण के उद्देश्य हेतु। ठीक है, ये गुफाएं बनाई गई। तो हम लोग इसका कंक्लूजन देखें तो ये मोस्टली जो हम लोग देखेंगे कि ये विहार गुफाएं थी। ठीक है, ये विहार गुफाएं थी। ठीक है, ये जो गुफाएं थी ये विहार गुफाएं थी, क्योंकि आवास हेतु, ठीक है, निवास हेतु जो गुफाएं यूज की जाती हैं वो विहार होती हैं। प्रवचन हेतु, श्रवण हेतु, ठीक है, जो हम लोग निवास और आराम के लिए कुछ बौद्ध भिक्षुओं के ठहराव के लिए जो होती हैं उनका जो स्थान होता है वो विहार होता है। ठीक है, उनको विहार कहते हैं। और जो पूजन के लिए जो काम में आती हैं, ठीक है, जिनका उद्देश्य पूजा के लिए होता है वो होती हैं चैत्य गुफाएं। तो उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ की जो चित्रों की अनुकृति हैं वो किस किस ने तैयार की हैं। यहाँ के चित्रों की अनुकृति की हम लोग बात करें तो यहाँ के चित्रों की अनुकृति हमारे जो भारतीय कलाकार रहे हैं उनकी हम बात करते हैं, और इनकी खोज तो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, 1818 में हुई। उसके बाद में इन चित्रों की अनुकृति हुई। ठीक है, तो अनुकृति जो बनाई सर्वप्रथम वो मुकुल चंद डे, ठीक है, जो हमारे भारतीय चित्रकार हैं मुकुल चंद डे ने 1920 में। ठीक है, उसके बाद में नंदलाल बोस और आसित कुमार हलदार, ठीक है, इन्होंने बनाई है 1921 में। 1921 में नंदलाल बोस और आसित कुमार हलदार ने और मुकुल चंद डे ने 1920 में। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य कलाकारों ने भी हमारे यहाँ के चित्र बाघ गुफाओं के चित्र बनाए हैं, ठीक है, वो हैं सुरेंद्र नाथ, A.B. भोसले, B.N. आप्टे, M.S. भान, श्री B.B. जगतपथ। ठीक है, तो जगतपथ, ठीक है, तो हम लोग बात करें कि इन कलाकारों ने यहाँ की बाघ गुफाओं की चित्रलिपियाँ तैयार की हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो मेन है, ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। बोधकालीन जो हमारी चित्रकला रही है, मोस्टली जो हम लोगों को गुफाएं मिली हैं उनके टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के समकालीन थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से रिलेट करता हुआ मिला है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं अजंता की, हम लोग देख चुके हैं। बाघ गुफाओं का जो टाइम पीरियड हम लोगों ने देखना है, ठीक है, 500 से 700 ईस्वी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करें और ये स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद में जो सिगरिया केव्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बाघ गुफाओं का जो टाइम पीरियड है हम लोग अभी देख लेते हैं कि 500 से 700 ईस्वी के मध्य बाघ गुफाओं का निर्माण माना जाता है। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि इसका टाइम पीरियड, लेकिन इस टाइम पीरियड का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो जुलूस के चित्र जो यहाँ पे मिले हैं, एक जो चित्र मिला है उसमें कै अक्षर हिरोंजी रंग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस अक्षर की जो हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग इसका टाइम पीरियड का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। उसके अलावा श्री M.V.
गेडरे के अनुसार ये 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। ठीक है, विंसेंट स्मिथ के अनुसार 626 से 628 इनका जो बीच का टाइम पीरियड है वो इन्होंने अपने अनुसार बताया है। ठीक है, हम आगे बात करें पुरातत्व विभाग की। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग ने जो इनका टाइम पीरियड बताया है वो दूसरी गुफा में महाराजा सुबंधु के ताम्रपत्र मिलने से, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड का अनुमान लगाया है वो है। ठीक है, तो ये जो पुरातत्व विभाग के अनुसार जो माना जाता है, तो इन गुफाओं का मतलब दूसरी गुफा का जो पता चलता है वो महाराजा सुबंधु के ताम्रपत्र से मिलता है। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा होगा, ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं का जीर्णोद्धार कराते टाइम इन्होंने ये पत्र देखा, उसके बाद में इस पीरियड का पता किया कि ये किस पीरियड में रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करें कि यहीं से इनका जो समय है, ठीक है, उसी समय का पता चला कि यहीं से इन्होंने ये गुफाएं तैयार करवाई होंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें आगे, कुछ इतिहासकारों ने जो माना है उनके अनुसार ये 416 से 466, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें कि पूरा जो ओवरऑल हम लोगों को मिला है, ठीक है, तो एक सारे विद्वानों को देखते हुए सभी को मद्देनजर रखते हुए जो एवरेज निकाला जाता है उसमें बाघ गुफाओं का जो टाइम पीरियड दिया गया वो 500 से 700 ईस्वी के मध्य माना गया। ठीक है, बाघ गुफाओं का जो टाइम पीरियड एग्जैक्ट हम लोग मानेंगे वो 500 से 700 ईस्वी के मध्य हम बाघ गुफाओं को मानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बाघ गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हमें मिली हैं और कितनी गुफाएं हम लोगों को चित्रित मिली हैं और कुछ के अवशेष हमें सिर्फ प्राप्त होते हैं और कुछ में चित्र नहीं मिले हैं। ठीक है, तो बाघ गुफाओं की हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को कुल जो गुफाएं मिलती हैं वो गुफा 9 मिलती हैं। ठीक है, 9 गुफाएं हैं, सभी गुफाएं विहार हैं, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ की जो पहली नंबर की जो गुफा है वो है ग्रह गुफा। ठीक है, मठ अधिकारियों का रहने का स्थान। ठीक है, जो वहाँ के अधिकारी थे बौद्ध धर्म के, उनका जो रहने का स्थान था वो था ग्रह गुफा। ठीक है, तो नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ग्रह गुफा मतलब निवास स्थान। ठीक है, दूसरी गुफा आती है पंच पांडव गुफा। ठीक है, तो पंच पांडव गुफा या इसको गुसाई गुफा भी कहते हैं। ठीक है, गुसाई गुफा, पंच पांडव गुफा। ठीक है, इसके कुछ ही अवशेष हमें शेष मिलते हैं। तीसरी गुफा आती है हाथी खाना। ठीक है, इसके भी कुछ अवशेष हम लोगों को अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अभी कुछ देखने को मिलते हैं। चौथी गुफा है रंग महल गुफा, हॉल ऑफ कलर। ठीक है, तो इसमें यहाँ चित्र के साक्ष्य बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको रंग महल गुफा कहते हैं। उसके बाद में आती है गुफा संख्या 5, वो है पाठशाला। ठीक है, पाठशाला व्याख्यान मंडल। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। उसके बाद में आती है शिक्षकों का निवास स्थान, ये गुफा संख्या 6 है, इसमें कोई चित्र हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, और गुफा संख्या 7, 8, 9, ठीक है, इनके मार्ग अवरुद्ध हैं, इनका नाम भी नहीं पता चला है। ठीक है, तो ये गुफाएं हमें नहीं प्राप्त होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रह गुफा। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो 23 इंटू 14 फीट। ठीक है, 23 इंटू 14 फीट। ठीक है, गुफा संख्या 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। 23 इंटू 14 फीट इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें दूसरी गुफा की, तो ये जो दूसरी गुफा थी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये सुबंधु जो अधिकारी जो राजा रहे हैं, ठीक है, उनके टाइम पीरियड की बनी हुई है, उन्हीं के ताम्र पत्र से यहाँ का टाइम पीरियड
पता चलता है। ठीक है, दूसरी गुफा में ये मिला है ताम्रपत्र, तो थोड़ा याद रखें। तो इसको गुसाई गुफा भी कहते हैं। तीसरी है हाथी खाना, चौथी रंग महल, पांचवी पाठशाला और छठा शिक्षकों का निवास। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे चित्रों की। तो गुफा संख्या 4 जो रंग महल नाम से जानी जाती है, यहाँ पे चित्र के जो साक्ष्य हैं वो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो नृत्यांगना का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चित्र है वो यही है, नृत्यांगना करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले जो गुफा संख्या 4 है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो चित्रों का नाम है, पहला वियोग, मंत्रणा, देव पुरुषों का आकाश में विचरण, गाय का, नृत्यांगना एवं वादिकाएं। ठीक है, उसके बाद में शोभा यात्रा। ठीक है, यह शोभा यात्रा से ही अक्षर क्या है प्राप्त हुआ था। ठीक है, जहाँ से यहाँ के जो टाइम पीरियड है उसका पता किया था कि यहाँ का टाइम पीरियड क्या रहा होगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं नृत्यांगना की। तो आप ये एक ग्रुप देख रहे होंगे, यहाँ सबका एक बार डायमेंशन भी देख लें, एक बार थोड़ा ज्योमेट्रिकल शेप हमने दी है कि सबकी जो आँखों का है। ठीक है, हम लोग बात करें कि सबका जो पोस्चर है, ठीक है, एक रिदमेटिक तरीके से है, एक हाफ सर्कल आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में जो मेन फॉर्म है वो सर्कल में दिख रही है। ठीक है, वो थोड़ा हाईलाइट हो रही है। तो वहाँ के जो लोग थे उन्हें दृष्टिकोण का पता था कि पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अग्रभूमि में जो हाइलाइट्स हैं वो किस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, सब लोगों की नज़र जो है वो जो मेन फॉर्म है उस पर दिख रही है। तो यहाँ पे जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ का जो हमारी भारतीय चित्रकला है वो इतनी ज़्यादा रिच है, तो वो हम देख सकते हैं। यहाँ का जो फॉर्म का जो अनुपात है हम उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, प्रमाण हम लोग इनका देख सकते हैं कि क्या प्रमाण रहा है, क्या अनुपातिक ढंग से ये बने हुए हैं। ठीक है, और बीच का जो मेन फॉर्म है वो हमें बहुत हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी के चलते हम लोगों ने बात की कि गुफा संख्या 4 जो रंग महल मिले हैं वहीं पे हम लोगों को ये 6 और 7 दृश्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग उन दृश्यों की बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो चौथी गुफा को ही रंग महल कहते हैं, इसी के दरवाजे पे जो हमें एक पद्मासीन बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त होती है। ठीक है, मूर्ति मिली है पद्मासीन बुद्ध। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये भी गुफा संख्या 4, ठीक है, रंग महल के द्वार पर मिली है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी नोट कर लें। हम लोग गुफा संख्या 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमको 6-7 दृश्य मिले हैं। ठीक है, 7वां दृश्य थोड़ा नष्ट हो चुका है, उसमें हाथी का जुलूस है। ठीक है, 7वां जो दृश्य है, हाथी का जुलूस। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 चित्रित दृश्यों का हमको अंकन मिलता है। अब लोग हम बात करें कि यहाँ जो रंगों की शैली है वो कैसी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पहले यहाँ पे जो चित्र हैं वो 2 तरीके से बने हैं, 2 काल में परिचायक, मतलब यहाँ का जो चित्रों का रहा है वो 2 बार में रहा है। ठीक है, पहला क्रम जो था वो काले, सफ़ेद और हिरोंजी से रहा। ठीक है, और उसके बाद में जो कलर्स आए वो लाल, पीले, नीले कलर का भी यूज़ किया गया। ठीक है, पहले के जो चित्र थे, ठीक है, वो काले, सफ़ेद, हिरोंजी रंग से ही बनते थे। ठीक है, उसके बाद में लाल, पीला और नीला रंग भी यहाँ जो है वो काम में लिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके क्या हैं। अभी हम लोगों ने बेसिकली जो हमें ऑथेंटिक चीज़ें मिली हैं हम लोगों ने उनकी भी बातें कर ली हैं। अब और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इसकी जो फैक्ट्स हैं, हम उनकी बात करते हैं कि 5वीं जो गुफा थी, ठीक है, 5वीं गुफा हम लोग बोलते हैं पाठशाला गुफा। ठीक है, पाठशाला गुफा में मुर्गी तथा चूजे का चित्र भी मिला है। ठीक है, काल खंडेलवाला ने प्रकाशित किया कि गुफा संख्या 5वीं, ठीक है, जो पाठशाला है
उसमें हमें मुर्गी तथा चूजे के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लें। फिर उसके बाद में हम लोग रंग महल के बरामदे की जो चित्र है, साइज़ है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वो है 45x6 फीट, ठीक है। पहली गुफा की हम लोग बात कर चुके हैं, उसका क्षेत्रफल 23 इंटू जो गृह गुफा थी वो 23x14 थी, ठीक है, 23x14, ठीक है। 23x14 फीट का गुफा संख्या पहली थी। और रंग महल की बात करें तो 45x6 है, ठीक है। तो साइज़ की हम लोग बात करें, रंग महल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पे जो रंग महल है, जहाँ पे हमको चित्रित गुफा मिली है, उसमें पद्मासीन बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, हमें एक स्कल्पचर मिला है पद्मासीन बुद्ध का, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कर ले नोट, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में डाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ का जो हमें मिलता है गुफाओं का, वो मिलता है चट्टानों का, वो भूरे बलुआ पत्थर से, ठीक है। जो चट्टानें निर्मित हैं, जो महायान चट्टानें निर्मित हैं बाघ गुफाओं की, ठीक है, वो निर्मित हैं हमारे भूरे बलुआ पत्थर से, ठीक है। टेम्परा पद्धति यहाँ की है, ठीक है, टेम्परा रंग भित्ति चित्रण का, ठीक है। उसके अलावा कुछ विद्वानों के अनुसार अजंता से श्रेष्ठ आलेखन, ठीक है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा जब कालक्रम बढ़ता है तो कुछ टेक्निक्स अच्छी होती हैं, ठीक है। अजंता से थोड़ा श्रेष्ठ इनको माना जाता है, किंतु अजंता से हम तुलना करें तो अजंता के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो वहाँ की जो चित्रकला है वो मूर्ति कला, स्थापत्य और चित्रकला, ठीक है, तीनों ही का जो संगम हमें मिलता है, उससे अजंता से ज़्यादा श्रेष्ठ हमें कुछ नहीं दिखता है। तो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हमें ओवरऑल इतिहास की बात करें हम चित्रकला की, तो अजंता हमें सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, तो अजंता इज़ द बेस्ट, ठीक है। अगर हम इंडिया के जो हम लोगों के जितने भी सिद्धांत मिले हैं, ठीक है, शिल्प को लेके मिले हैं, किसी भी चीज़ को, तो हम लोग अजंता को हमारा आइडियल मानते हैं, ठीक है। तो अजंता कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, ठीक है। उसके बाद में प्रतिलिपियां रखी कहाँ है, ठीक है, जो जो प्रतिलिपियां बनी है हमारी 1920 और 1921 में, वो कहाँ रखी हुई हैं, वो है गुजरी महल संग्रहालय में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, ठीक है। बाघ गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। सर्वाधिक उल्लासपूर्ण जीवन का चित्रण यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि सारे जो चित्रण है वो नायक के हैं, गायक गायिकाओं के हैं, ठीक है, नृत्यकांगनाएं जो होती हैं उनके हैं, और कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र हैं, ठीक है, जुलूस के चित्र हैं। तो ऐसे हम लोगों को यहाँ पे जो चित्र मिलते हैं वो सर्वाधिक इंजॉय वाले मिलते हैं, ठीक है, जॉय वाले हमें यहाँ चित्र देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक जो लौकिक गुफाएं हैं वो इन्हीं को माना जाता है, बाघ गुफाओं को, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें कि नीले रंग का प्रयोग भी यहाँ किया गया। नीले रंग का प्रयोग, लौकिक गुफाएं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और 2 स्थानों पर कदली वृक्ष का अंकन भी है, तो एक बार ये देख लें, ठीक है। तो हम लोग बात कर चुके हैं बाघ गुफाओं का, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है एक बार इसका ले लें, ठीक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये थोड़े से महत्वपूर्ण बनते हैं यहाँ के क्वेश्चन। और एक बार वीडियो में जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिखे हैं वहाँ से आप ये नोट डाउन करिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करिए, ठीक है, और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।